Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do a very important topic which is law of variable proportion. Hello 11th class. So today we'll be continuing with our chapter number 7 which is the production function and returns to factor. I hope till now you have seen the previous part so that it is easier for you all to understand this topic which is law of variable proportion, right? So guys, as a separate topic from this chapter, this is very important. ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. ओके, फॉर श्योर लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आता है. Therefore, let's do this. You need to understand when we talk about some law or definition, you need to learn that word by word. आपको word by word आपको learn करना होगा ताकि आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में यहाँ यूज नहीं करेंगे, राइट? द डेफिनेशन शुड बी एज इट इज, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट? सो द लॉ स्टेट्स दैट एज मोर और मोर of variable factor is combined with the fixed factor, the marginal product of the variable factor may initially rise, but eventually a situation must come when the marginal product of the variable factor starts declining, and this marginal product can be negative and also can be zero. ये है law. इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है, very easy. You just need to understand few of the things. जब मैंने पहले बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन की, तब हमने क्या समझा था? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर्स, राइट? शॉर्ट टर्म में जब हम बात करते हैं तो हमारे क्या रहता है? कैपिटल कांस्टेंट रहता है और लेबर चेंज रहता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, राइट? दिस वाज द डेफिनेशन दैट वी हैव अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस वीडियो. नाउ अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे ही मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है, अगर वो ज़्यादा यूज होगा कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर्स, जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके कोई भी प्रोडक्शन करते हैं और उसके अंदर क्या चीज़ मोर एंड मोर यूज हो रही है? मोर एंड मोर यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज हो रहा है, राइट? जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इनिशियली इंक्रीज होगा, राइज होगा, बढ़ेगा, राइट? लेकिन एक पॉइंट के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है? वो डिक्लाइन, वो डिमिनिश करना शुरू कर देगा. अभी तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक बार इंक्रीज कर रहा है, फिर एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा और इतना डिक्रीज करेगा दैट इट कुड बी जीरो और एंड इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसको एज इट इज लर्न करना है. उसके बाद जस्ट अ क्विक रिविजन. मार्जिनल प्रोडक्ट का हमने क्या फॉर्मूला किया था? इट इज द TPN माइनस TPN माइनस 1 विच मीन्स जब हमारा टोटल प्रोडक्शन जो होगा, ओके, कौन सा प्रोडक्शन? जब हम एक एडिशनल यूनिट और वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज करते हैं तो उसमें हमारे टोटल प्रोडक्शन क्या चेंज होगा? यही समझा था ना? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको क्रक्स निकालूं, इसका कंक्लूजन निकालूं, तो क्या निकलता है? जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारे वेरिएबल फैक्टर का वो इनिशियली इंक्रीज करेगा. उसके बाद दे विल कम अ पॉइंट जहाँ जाके जो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दिस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, नीचे आना शुरू करेगा. एंड देयर कुड बी अ सिचुएशन जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो भी बन जाएगा या वो नेगेटिव भी हो सकता है. आई होप द लॉ इज क्लियर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यूजिंग एन इलस्ट्रेशन एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द डायग्राम. सो बिफोर डूइंग the table, the illustration and the diagram, let's just quickly revise the law which says MP will initially increase, then it will after some point it will start decreasing and it can be zero and even negative. I hope you remember this by now. When you look at the table you can see I have a fixed factor, the variable factor, then my total product and my marginal product. When I say my fixed factor क्या है मेरा यहाँ? Land, right? अब मैं बात करती हूँ लेबर.
अगर मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज करती हूँ 1 यूनिट ऑफ लैंड के साथ, माई टोटल प्रोडक्ट इज 2, राइट। सो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ क्या रहेगा, अभी तो कोई चेंज आया ही नहीं है, 2 - 0 2, राइट। I hope you remember the formulas that we did in the previous video. Then if I increase one more unit, law क्या बोलता है, law of variable proportion to return क्या बोलता है कि जब हम हमारी वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट यूज करते हैं तो हमारे क्या है, एमपी जो है वो इनिशियली इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, राइट। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ 5। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द एमपी हियर, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या रहेगा 5 - 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे आई गेट 3, राइट। तो मेरा 3 है। सिमिलरली आप टोटल प्रोडक्ट देखोगे 9, 12, 14, 15, 15, 14। सो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट से। टोटल प्रोडक्ट यहाँ क्या आएगा 9 - 5 4, मतलब टोटल प्रोडक्ट मेरा क्या कर रहा है, इनिशियली इंक्रीज कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आफ्टर सम पॉइंट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग और इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, राइट। अब मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया 12, तो 12 में से इफ आई -9 कितना आएगा मेरा 3, राइट। 4 से 3 हो गया एंड देन मेरा टोटल प्रोडक्ट 14 है, 14 - 12 कितना हुआ 2। तो नाउ यू कैन सी माई एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग, नीचे आ रहा है, राइट। देयरफॉर अब आप हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि वो डिमिनिश होना शुरू करता है। और लास्टली वी हैव स्टडीड कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट कुड बी 0 एंड इवन नेगेटिव, राइट। सो मेरा यहाँ क्या था टोटल प्रोडक्ट 15, 15 - 15 करेंगे आएगा 0 और यहाँ मेरा 14 हो जाता है। क्यों है ऐसा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा क्यों होता है कि जबकि हम यूनिट ऑफ लेबर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मे बी यहाँ लोग ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। क्यों, पहले सिर्फ सपोज एक ही जन काम कर रहा था, ही विल ट्राई एंड गिव द 110% आउट ऑफ हिम, ठीक है ना, क्यों अकेला काम कर रहे हैं। 2 जन काम करते, 3 जन काम करते हैं, मिलके खूब अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सिमिलरली जब मैं 8 यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर देती हूँ, अब क्या लगेगा 8 जन है, आराम से काम करेंगे, आराम से टोटल प्रोड्यूस कर लेंगे, राइट। सब लोग बड़े ही लेजी होना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट तो हमारा दिख रहा होगा इंक्रीज होते हुए, लेकिन एक्चुअली में वो अपना 100% नहीं दे रहे होते। तो हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एडिशनल यूनिट के बाद भी वो इनिशियली राइज करके एक मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पहुंच जाता है उसके बाद इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। या तो हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, या जो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहा है। ईदर ऑफ देम कुड बी द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। नाउ लेट्स सी द डायग्राम, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो ट्राई एंड मेक इट along with the video. अगर आप फिगर पे देखोगे, so we have 2 panel diagram here, right? First panel में I have my total product on y-axis and on my x-axis I have my variable product which is my labor, right? And the second panel I have my marginal product and the labor, right? तो हमने देखा टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है and after reaching the maximum point it will start diminishing, right? तो मेरी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज विल बी O2K। तो लॉ क्या कहता है कि इस स्टेज में मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड पैनल में आपको दिखेगा, ओके। फिर एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसके बाद थोड़ा चेंज आएगा। के के बाद आप देख रहे हो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट इस रेट पे नहीं हो रहा, थोड़ा सा कर्व फ्लैट हो रहा है, राइट। मतलब मेरा कर्व जो टीपी है इट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, राइट। तब मेरा डिमिनिशिंग रेट पे चल रहा है, फिर फाइनली मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंच जाता है एट टी, या मेरा मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया। जैसे ही मेरी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगी उसके बाद इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ओके। ये है टोटल प्रोडक्ट। अब सिमिलरली मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट के क्या रिलेशन रहता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा इनिशियली इंक्रीज करता है, लॉ यही तो कहता है जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा
तो आई विल गेट द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। मतलब जब मैं मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अपनी यूज करूंगी या प्रोडक्शन में लगाऊंगी ज्यादा यूनिट, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, लेकिन अब जब हमने देखा था जब टोटल प्रोडक्ट का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। ओके, क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में ही मैक्सिमम हो रहा है तो मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न है। ओके, दिस लॉ इज ऑल अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। जब मेरा मैक्सिमम होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, कौन सी स्टेज में हो रहा है? स्टेज 1 में। स्टेज 1 मीन्स माई एमपी इज इंक्रीजिंग, माई टीपी इज इंक्रीजिंग एंड आई एम गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। यही टेबल बोलता है कि फर्स्ट स्टेज मेरी क्या है, तब मेरा टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, साथ में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं। हो गया क्लियर स्टेज 1। उसके बाद आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम पहुंच चुका है, तो क्या बोलता है? इनिशियली एमपी इंक्रीज करता है एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। सो मेरे यहां से एमपी डिमिनिश करना शुरू करेगा, लेकिन मेरा जो टीपी है इट इज स्टिल इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। धीरे धीरे करके फिर भी बढ़ ही रहा है ऊपर की साइड, क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? डिमिनिशिंग है। गिरना शुरू हो गया था ना मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मुझे क्या मिलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये डिमिनिश होते होते मेरा एमपी क्या हो जाएगा? इधर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, विच मीन्स एमपी विल बी 0। ओके, 0 हो गया। जब मेरा एमपी 0 हो जाएगा पॉइंट एस पे, माई टोटल प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। यहाँ टेबल में देखो टोटल प्रोडक्ट मेरा मैक्सिमम हो रहा है, राइट? इट मीन्स अब इस पॉइंट के बाद मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलने शुरू हो गए हैं। 0 पे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, 0 के बाद तो मैं नेगेटिव में जा रही हूँ, तो नेगेटिव रिटर्न। ओके, फिर एक स्टेज आएगा डिमिनिश होते होते एमपी बिल्कुल ही मेरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो यही तो हमने पढ़ा था, एमपी पहले इंक्रीज करता है, फिर इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, फिर वो 0 हो जाएगा और फिर वो माइनस बी में चला जाएगा। जब मेरा 0 या नेगेटिव वाली स्टेज आती है, दिस इज माई स्टेज 3। स्टेज 3 मतलब मुझे कौन से रिटर्न्स मिलेंगे या प्रोड्यूसर को कौन से रिटर्न मिलेंगे? प्रोड्यूसर को नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर मिलेगा। ओके, एंड दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यही है कि पहले मेरा एमपी इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है तो मेरा क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है। बदले में मेरा जो टीपी है वो भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट। फिर सेकेंड स्टेज आती है जब मेरा एमपी डिमिनिश होना स्टार्ट करता है। डिमिनिश मतलब मेरा रिटर्न वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स मिल रहे हैं, और यहाँ मेरा टीपी क्या है? इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। ओके, एंड लास्टली जब मेरा 0 हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब नेगेटिव रिटर्न टू मिलेंगे, और यहाँ हमारा टीपी भी अब डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस स्टेज को मैं स्टेज 3 बोलूंगी। ओके, सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि हम जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, भाई अलग अलग प्रोपोर्शन में जब वेरिएबल फैक्टर यूज करते हैं तो मेरा प्रोडक्शन पे क्या असर रहेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। अगर मेरे क्वेश्चन कुड कम लाइक इफ योर एमपी इज increasing, what will be your TP? So your TP will also be increasing at increasing rate. Or when your TP is maximum, MP will be 0, right? And beyond, अगर मेरी TP diminish हो रही है तो मेरा MP क्या होगा? MP मेरा negative होगा. So all of this condition, TP के रिलेशन में MP और MP के रिलेशन में TP, all of this condition should be on your tips. यहीं से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा और यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आएंगे ऑन दी पर्टिकुलर स्टेज और द रिलेशन बिटवीन टीपी और एमपी. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस, अब एक क्वेश्चन है मेरे लिए. सपोज आई एम ए प्रोड्यूसर. अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मेरे लिए कौन सी स्टेज सबसे परफेक्ट है जिसमें मैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, राइट? सोचना है 5 मिनट्स के लिए और समझो कि कोई प्रोड्यूसर है तो कौन सी स्टेज में रहना प्रेफर करेगा. ओके, लेट मी हेल्प यू. स्टेज 1 का केस लेते हैं. अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, क्या मैं स्टेज 1 को प्रेफर करूंगी यहाँ? आंसर इज नो. क्यों?
क्योंकि मैं अभी यहाँ अपना इनपुट लगा रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं मोर एंड मोर फैक्टर्स यूज कर रही हूँ ताकि मैं मैक्सिमम पहुंचूं। फर्स्ट स्टेज में मैं मैक्सिमम पहुंची हूँ नहीं ना, तो मैं अभी लगाऊंगी और फैक्टर्स यूज करूंगी ताकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीजिंग रहे और मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पहुंचे। ओके, तो फर्स्ट स्टेज एज ए प्रोड्यूसर नहीं प्रेफर करता, क्यों? क्योंकि अभी तो ये वो लगा रहा है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या एक प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि यहाँ मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या है, डिमिनिश हो रहा है, गिर रहा है, मतलब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव में पहुंच गया है कि मैं लगा रही हूँ, एडिशनल फैक्टर्स यूज कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे प्रोडक्शन क्या है, डिक्लाइन हो रही है। तो एज ए प्रोड्यूसर उसको स्टेज 3 में और ज्यादा मार्जिनल प्रोडक्ट और ज्यादा फैक्टर यूज करना, तब कि उसका टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है, विल बी अ फुलिशनेस। भाई तुम लगाए जा रहे हो इनपुट, पर आउटपुट तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर ही विल अवॉइड दिस स्टेज ऑल्सो। ओके, मना सोचेगा कि कोई फायदा ही नहीं है, टोटल प्रोडक्ट तो डिक्रीज हो रहा है। सो आफ्टर दिस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, या ऐसी स्टेज जहां प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा और जहां प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, दैट इज आवर स्टेज 2। यहाँ प्रॉफिट क्या रहेंगे हमारे, मैक्सिमम। क्यों? बिकॉज माई टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट दिस स्टेज। आई होप यू गेट इट। मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, तो मेरे प्रॉफिट भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। अगर आपसे क्वेश्चन आए, आई होप नाउ यू कैन डिस्क्राइब और एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स व्यू ऑल्सो। स्टेज 1 और स्टेज 3 क्यों नहीं प्रेफर करता, और स्टेज 2 क्यों ज्यादा प्रेफरेबल है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि वाई मैम सेकंड स्टेज, क्योंकि यहाँ तो मेरा एमपी डिमिनिशिंग है। ओके, लेकिन पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका, कि जो मेरा एमपी है इट इज स्टिल पॉजिटिव हियर। ओके, पॉजिटिव है, इसलिए स्टेज 2 क्या है, मेरे आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। नाउ लेट्स सी द रिलेशन ऑफ एपी ऑल्सो। हमने तीनों चीज साथ की थी ना, टीपी, एमपी एंड एपी। तो अभी हम एपी के बारे में समझेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड स्टेज हमारी इतनी आइडियल स्टेज क्यों मानी जाती है। एक और रीजन है इसके पीछे, अभी एपी से क्लियर हो जाएगा। ओके, जब मैं बोलती हूँ एपी विल इन माई फर्स्ट स्टेज इट विल इंक्रीज। ओके, एंड एपी मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा एपी इज टचिंग दिस एमपी। ओके, यहां मेरा एपी मैक्सिमम रहेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मेरी जो एमपी है, एमपी इज ग्रेटर देन टीपी, क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस स्टेज में मेरा एमपी ग्रेटर देन है। अगर एमपी ग्रेटर देन टोटल प्रोडक्ट है तो एपी विल बी इंक्रीजिंग। ओके, सेकेंड स्टेज में मेरा जो एमपी है एपी से जहां कोइंसाइड करेगा, मिलेगा, वहां मेरा एपी मैक्सिमम रहेगा। तो आपको पता चल गया सेकेंड स्टेज में क्या है, मेरा टीपी मैक्सिमम है, एपी मैक्सिमम है, देयरफॉर ये आइडियल स्टेज बनेगी प्रोडक्शन के लिए। अब टीपी इसी स्टेज, एपी इसी स्टेज में इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तब नीचे आएगा, इट मींस मेरा एमपी जो है इट इज लेस देन टीपी, टोटल प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है यहाँ मेरा। ओके, नाउ फिर जब मैं बात करती हूँ जब मेरा एमपी 0 हो जाता है या नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जब मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं, इस टाइम पे मेरा जो एपी है वो पॉजिटिव तो है लेकिन इट इज स्टिल डिक्लाइनिंग, नीचे की साइड आ रहा है। ओके, सो अब आपको एक सिचुएशन याद रखनी है। कैसे? अब आप सोचोगे एपी को समझ तो लिया, अब इसको टेबल में अगर आप काउंट करोगे तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट द एपी कैसे निकलता है, टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। आप करोगे टोटल प्रोडक्ट को लेबर यूनिट से आप अगर करोगे तो आपको एपी निकल आएगा। यू कैन नाउ प्लॉट ऑल ऑफ दिस फिगर इन द टेबल एंड यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस। इनिशियली इंक्रीज करेगा और जब मेरा टीपी एपी इक्वल टू एमपी हो जाएगा, मतलब एपी मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो आप इसको प्लॉट करके देखना। दिस वॉज ऑल इन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने तीनों चीज समझ ली है, टीपी, एपी एंड एनपी। अब आती है इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अभी मैं आपको कंडीशन करवाती हूँ सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए सब बच्चों को। नाउ कमिंग टू द क्रक्स। ओके, ये रिलेशन है बिटवीन एपी, एमपी एंड टीपी।
बच्चों you need to memorize it again and again. I am emphasizing on the word memorize it because this will be really helpful in depicting the relation in a tabular as well as a diagrammatic form. Okay, now stage 1 में क्या होता है हमारा MP is increasing और हमारा TP is also increasing at increasing rate and AP is also increasing. AP की कंडीशन क्या है कि AP अगर इंक्रीज होगा तो मेरा MP should be greater than TP. ओके, therefore स्टेज 1 में क्या है, सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं. आई होप दिस इज क्लियर. therefore रिटर्न टू फैक्टर मुझे क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलेगा मुझे स्टेज 1 में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. ओके, नाउ स्टेज 2 में क्या होता है, MP जो है मेरा डिमिनिश करना स्टार्ट हुआ. ओके, डिमिनिश होना स्टार्ट हुआ तो मेरा TP भी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. ओके, और यहाँ मेरा जो AP है इसी स्टेज में मेरा AP मैक्सिमम भी होगा. मैक्सिमम कब होगा, जब AP विल बी इक्वल टू MP. AP कर्व जब MP कर्व को टच करेगा उस पॉइंट पे मेरा AP मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद मेरा AP भी डिक्लाइन करना शुरू करेगा और इधर क्या होगा, मेरा MP या मेरी MP की वैल्यू TP से कम हो जाती है, इसलिए मेरा AP डिमिनिश कर रहा है. ओके, और स्टेज 2 क्या है मेरी, ये मेरी एक आइडियल स्टेज है प्रोड्यूसर के लिए. क्यों, क्योंकि इस स्टेज में मेरा AP मैक्सिमम होगा और TP भी इसी स्टेज में मैक्सिमम पहुंचेगा. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ थर्ड स्टेज में हमने क्या पढ़ेंगे हम कि MP मेरा 0 हो रहा है. ओके, और TP मेरा क्या है, मैक्सिमम हो गया है. ओके, मैक्सिमम हो गया है मेरा, तो उसके बाद मेरा MP क्या है, 0. और एक स्टेज ऐसी आएगी MP 0 से भी नीचे आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. MP अगर नेगेटिव होगा उसके बाद मेरा जो TP है वो क्या है, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा. और TP गिरेगा तो मेरा MP भी गिर रहा है. MP गिर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है. सो सबसे मेजर फैक्टर मेरा क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है मेरा. अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन में ही मेरे TP AP चलते हैं और यही लॉ कहता है कि इनिशियली MP इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर 0 भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है. तो आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से पता चला है दैट MP कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 0 और नेगेटिव. Whereas आपने ये दोनों केस आपने AP और TP में नहीं देखा. AP और TP कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होते बच्चों. ओके, इसको याद करना है. द क्वेश्चन कैन बी कैन AP और TP बी 0 और नेगेटिव. सो द आंसर इज नो. ओके, अदर क्वेश्चन कुड बी कैन MP बी 0 और नेगेटिव. आंसर इज yes. And why? Because of underutilization or overutilization of the resources. MP will be 0 or negative. Now let's understand the causes to return to factors. भाई क्या क्या रीजन है कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं या डिक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं. ओके, सबसे पहले है इंक्रीजिंग रिटर्न. किस केस में मिलेंगे, स्टेज 1 में. राइट, स्टेज 1 में मिलते हैं हमें इंक्रीजिंग रिटर्न. सो किस रीजन की वजह से मिलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर. कि फिक्स फैक्टर है. ओके, जैसे मेरी मशीन है लगी हुई है फिक्स फैक्टर में. ओके, तो मशीन अभी अंडर यूटिलाइज्ड हो रही थी. अब मेरे इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैं अब मशीन्स को बहुत अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दूंगी. अप्रोप्रिएटली हर फैक्टर यूज होगा, देयरफॉर मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे. ओके, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या है, सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं, AP, TP एंड MP. राइट, देन इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी है. यहाँ हमने जो लेबर है, स्पेशलाइज्ड लेबर को स्पेशल कामों में लगाया है. ओके, जिस काम में लेबर स्पेशलाइज है उसी काम में लेबर काम कर रही है. तो इससे क्या हो रहा है, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गई है, हर कोई कहीं कहीं मर्जी से काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में काम कर रहा है तो एफिशिएंट भी है लेबर. ओके, एंड लास्टली बेटर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहा है. ओके, द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. ओके, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर.
सो पहला क्या है, फिक्सिसिटी ऑफ फैक्टर, मतलब हमारे फैक्टर्स फिक्स हो चुके हैं, हम उसको यूज किए जा रहे हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग कि अब इसमें वियर एंड टियर कॉस्ट भी आ जाएगा। मशीन को आप यूज किए जा रहे हो और उसको आप टाइमली अगर उसकी आप सर्विस ना कराओ तो वो ब्रेक डाउन तो हो जाएगी ना। तो आपके फैक्टर्स फिक्स हो गए हैं, लेकिन अभी वेयर एंड टियर कॉस्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से कभी मशीन खराब हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वेयर एंड टियर कॉस्ट आ गया, तो डिमिनिशिंग रिटर्न आएंगे। ओके, डिमिनिशिंग रिटर्न कौन सी स्टेज में आते हैं, हमारी स्टेज 2 में। ओके, देन इनपरफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी है। क्यों इनपरफेक्ट क्यों है, हम लेबर वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, आगे से आगे लेबर यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कई बार क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, भाई कैपिटल में भी इन्वेस्ट करने का सीन होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लेबर वेरिएबल फैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी है। जो सब्स्टिट्यूट्स है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्टली उनको यूज नहीं किया जा रहा, जहां कैपिटल यूज होना चाहिए वहां भी लेबर ही यूज हो रही है। ओके, एंड लास्टली पुअर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, assumptions of the law to variable proportion कि क्या assume करके ये एक concept बनाया गया है। So the assumption number 1 is the ratio of factor of production are combined and can be changed। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से कंबाइन किए गए हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों को कंबाइन किया गया है, लैंड एंड लेबर, राइट। लेबर मेरी क्या है, वेरिएबल, लैंड मेरा फिक्स फैक्टर है। सो रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर कंबाइंड। Few seconds back you have also seen that this factors can be changed। हम यूनिट ऑफ लेबर चेंज करते जाते हैं ना, तो फैक्टर की कॉम्बिनेशन चेंज होती है। ऑल्सो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस एंड आर इंक्रीज्ड 1 by 1। जो हमारी वेरिएबल फैक्टर है वो होमोजीनियस है, एंड ऑल्सो हमारी जो यूनिट है वो 1 by 1 करके हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती, राइट। सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज द पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ। भाई कब ये लॉ काम नहीं करेगा, पहली सिचुएशन है व्हेन द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव। कब काम करता है लॉ, कि तब मेरी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। इन केस मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, कम इनपुट पे मैं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाऊंगी, राइट। एंड सेकेंडली व्हेन द सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स आर फाउंड विच इज अ रेयर केस, कि मैं फिक्स फैक्टर की जगह कोई सब्स्टिट्यूट फैक्टर यूज करूं। फिक्स फैक्टर मेरा क्या है, लैंड, लैंड की जगह मेरा कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मे बी नॉट, therefore this situation is a very rare situation। okay, so these are the two factors which will lead to the postponement of the law। okay, so that's it for this chapter। we have completed each and every concept। if you guys have any problem, feel free to reach out to me in the comment section। I'll make sure that I'll clear all your doubts। thank you। That's it for today's video, guys। Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also guys, if you are new to my channel then do not forget to like, share and subscribe and help us grow each day।